तो सुस्त होती अर्थव्यवस्था को क्या रफ्तार देने वाला बजट है? क्या मिडिल क्लास की उम्मीदों को पूरा करने वाला ये बजट है? क्या रोजगार सृजन करने वाला ये बजट बनेगा? कैसा है ये बजट, यही समझने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। और खासकर मिडिल वर्ग, जब कहा जा रहा है कि छप्पर फाड़ बम्पर एक तरीके से फायदा देने की कोशिश हुई है, वो टैक्स छूट जो स्लैब बढ़ा करके 12 लाख तक की कमाई अगर होती है तो फिर नो टैक्स, क्या वाकई ऐसा है? मिडिल क्लास को क्या फायदा मिलेगा? आम आदमी की जेब में कितना पैसा, वो बचत जो है वो किस प्रकार की रहेगी और उससे आपको कितना संबल मिलेगा? हम ग्रामीण भारत की भी बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है, उनसे लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब मैं सीधा, क्योंकि किसानी पर अब तक बात नहीं हुई है, हमारे साथ इस वक्त धर्मेंद्र मलिक जी किसान नेता बने हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी धर्मेंद्र जी, एक तो धन धान्य कृषि योजना, इसके अलावा अभी जैसा रवि जी कह रहे थे कि आंकड़ों की बात नहीं की गई है। इसमें तिलहन, दालों, फलों, सब्जियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान, बाकायदा ये वित्त मंत्री ने कहा अपने बजट भाषण में। तो ये चीजें खाली ये दिखा रही हैं कि उत्पादकता के सुधार के लिए नए नए कदम उठाए जाएंगे, कोई आंकड़ा नहीं, क्या करने वाले हैं ऐसे नहीं, ये सपाट सी बात नजर आती है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। कितना पॉजिटिव इस बजट के बाद इम्पैक्ट आपको लगता है कि खेती किसानी पर आएगा हमारे किसान भाइयों के लिए? देखिए, जब खेती की बात हो रही थी तो मुश्किल से 2 मिनट भी चर्चा उस पर नहीं हुई और इसमें 2 बात किसानी के लिए देखी कि कर रहे हैं और करेंगे। अभी हम 3 बजे के बाद 3:30 बजे के आसपास हैं, ये नहीं पता कि कृषि का एलोकेशन है कितना। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि मिशन चलाएंगे दलहन के लिए। भाई, मिशन चलाओगे तो आपने कहीं ऐसी बात कही देश का किसान मिशन चलाने के लिए तैयार हो कि हम आपको एमएसपी देंगे? देश में दाल की कमी है, देश में जो है तेल की कमी है। आपने ये नहीं बताया कि हम कितना खाद्य तेल आयात करते हैं और देश का किसान अगर उसको पैदा करता है तो हम उसको एमएसपी की गारंटी देंगे। तो जब तक आप सिक्योरिटी नहीं दोगे, सोशल सुरक्षा नहीं होगी, और तब तक ये संभव ही नहीं है। दूसरी बात, आपने बस केवल एक बात दिखाई दी पूरे बजट में कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। मिशन तो आप दलहन और तिलहन का पहले से ही चला रहे, इसमें आपने एक्सपेंडिचर नहीं बताया है कि आपने कितना खर्च किया, कितना आपका आयात कम हुआ या बढ़ा। आज किसान जो है या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दोनों के बीच जो डिस्पैरिटी है उसको कम करना बहुत जरूरी है। आज गांव में जो है लोग, एक बात बताइए, इस देश में अगर एक चपड़ासी 1500 रुपये रोज कमाता है तो क्या एक मजदूर और किसान की मजदूरी 1000 रुपये नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जो असमानता है। अगर कोई सर्विस सेक्टर में है और वो एक 4th क्लास की नौकरी करता है तो उसकी आमदनी 1500 रुपये पर डे है, लेकिन इस देश में किसान की आमदनी 300 रुपये पर डे भी नहीं है। तो ये एक व्यवस्था है कि आपने कहा कि 12 लाख तक, ठीक है, 12 लाख तक कहने और सुनने में बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस देश में जो ग्रामीण भारत है, आज भी 50% लोग सीधे कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि मजदूर और किसान जो है आज भी प्रत्यक्ष रूप से 50% लोगों को खेती रोजगार देती है। और जो इतना बड़ा सेक्टर हो, आप उसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? किसानों को 4 बात मुख्य थी कि किसान सम्मान निधि को 2 गुना किया जाएगा, एमएसपी की गारंटी की बात कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देगी। और आजकल जो किसान बाजार और जलवायु परिवर्तन से चैलेंजेज हैं उसके सामने, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा है, जो आयातक बन गया है देश, कृषि का हब बनता जा रहा है कृषि आयात का, हमें एक देश के किसान को दाम नहीं मिल रहे हैं, चाइना से हमारा कंपटीशन है। आज जो है 20 से 25 रुपये लीटर का केचप चाइना का बाजार में उपलब्ध है। हम और 25 रुपये किलो अगर किसान टमाटर पैदा करके बेचता है तो वो भी उचित और लाभकारी मूल्य नहीं है। तो आज हम बाजार से कंपटीशन कैसे करेंगे? उम्मीदें क्या क्या कर रहे थे कि क्या होना चाहिए था? चार बड़ी चिंताएं थी। एक चिंता ये थी कि इस बजट में कहीं ना कहीं, इतना पूरे देश में किसान उद्वेलित है, एमएसपी गारंटी की बात होगी कि जो सरकार तय करती है वो मिले। दूसरा ये था किसान सम्मान निधि का बजट बढ़ाया जाएगा, उसको 2 गुना किया जाएगा। तीसरी किसानों की चिंता ये थी कि जो हमारी इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम को छोटे मझोले किसानों के लिए फ्री किया जाएगा। और एक ये था कि मनरेगा का बजट बढ़ा के उसको खेती से लिंक किया जाएगा। आज मजदूर नहीं मिलता खेती में, खेतीहर मजदूर की आमदनी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? बजट में कोई स्पष्टता नहीं है। किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी, कोई स्पष्टता नहीं है। खरीद की आपने कोई बात नहीं की, खरीद पे कितना बजट होगा, पीएम आसाम में कितना बजट होगा? जो बजट आता है उसका मोटा मोटा 60-70% तो आप जो है 2-3 चीज पे खर्च कर देते हैं। किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है, और आपका कुछ हो जाता है ये बैंक सेक्टर का।
तो सारा मोटा मोटा बजट तो फिर कृषि मंत्रालय को चलाने में ही खर्च हो जाता है। तो देखिए, बजट एक रूटीन प्रक्रिया है, इससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी सेक्टर का भला होने वाला है। और अगर इतना अच्छा बजट होता, 8% जो है मंत्री जी ने कहा है कि 8% की ग्रोथ की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा, आप कहां पकड़ेंगे? 8% में कितने रोजगार पैदा करने आपको होंगे 8% लाने के लिए? उसके लिए क्या है? दूसरा, अभी एमएसएमई की बात हो रही थी कि उसकी क्रेडिट गारंटी जो है उसको बढ़ा दिया गया। 100 लोग अगर जाके आवेदन करते हैं बैंक में तो 10 लोग उनको मिलता है जो उनके लोग हैं। पूछ भी रहे थे, बिल्कुल ठीक है, और वो उनको मिलता है जो बैंक में पैसा देता है। इस देश में बैंक के रिफॉर्म की आवश्यकता है, उस पर कोई बात नहीं हुई। मैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं और ये जो किसान के रूप में कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के, क्या मजबूरियां क्या है, जरा आप लोग भी समझाइए। रवि जी, आप, मुकेश जी, पहले आप, क्या मजबूरियां सरकार के पास एक एमएसपी को लेकर? क्योंकि मुझे लगता है वो नाराजगी तो एज इट इज बनी हुई है, अभी भी बॉर्डर पर हमारे किसान, डल्लेवाल, उनका अनशन, ये तमाम चीजें। तो ये आखिर क्यों सरकार के पास वो स्कोप नहीं रहता कि किसानों के लिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाया जाए उस क्षेत्र में? जैसा उन्होंने कहा, खेती किसानी से जोड़ के वो मजदूरों को, मनरेगा के मजदूरों को जोड़ो, वहां पर जो एक मजदूरी होनी चाहिए न्यूनतम, वो क्यों नहीं 1000 रुपए हो सकती है? इस तरीके से वो स्कोप क्यों नहीं है सरकार के पास, या इच्छा शक्ति नहीं है? मुकेश जी, अनाउंसमेंट तो देखो करी है इन्होंने कि जिस तरीके से एग्रीकल्चरल में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है, बट यस, कोई फैक्ट एंड फिगर पे कोई बात नहीं हुई है। तो जब तक वो फैक्ट एंड फिगर प्रॉपर इन पेपर हमारे को नहीं मिलता है, जो कि आज अनाउंसमेंट हुई है, तो ये पता नहीं चलेगा कि किस सेक्टर को किस तरफ में क्या एलोकेशन ऑफ फंड हुआ है और उसकी किस तरीके से यूटिलाइजेशन होने वाली है। रवि जी, देखिए, क्या मजबूरी सरकार के पास है ये तो हम लोग इतने डेप्थ में जानते हैं, लेकिन अभी मलिक साहब बोल रहे थे कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म की ज़रूरत 100% है, क्योंकि भारत का जो पहचान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्योंकि हम बिहार से आते हैं, हमें तो उद्योग दिखता नहीं है, लेकिन अच्छा देखिए, सब कुछ से आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से आपको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सुधरने में समस्या कहाँ आ रही है? हम तो सत्ता में बैठे हुए नहीं हैं, हम अपने क्योंकि हम रोजी रोजगार की बात करते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कहा चलो टैक्स में बजट ठीक है, लेकिन किसानों को तो मिलना चाहिए, तो जो वाकई नहीं मिला, ये सोचने वाली विषय तो है। अच्छा, ग्रामीण भारत की भी बात अभी हमारी चर्चा में आई थी कि वो ग्रामीण भारत, क्योंकि वो जो हम के शेप इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें वो ग्रामीण भारत एक अहम रोल, भूमिका अदा करता है। अगर वो उठेगा तभी वो फिर इकोनॉमी की जो स्थिति है उसमें सुधार। वो ग्रामीण भारत की स्थिति इस बजट के बाद, उसमें आपको लगता है, मलिक जी इस पर आप भी जवाब दीजिए, कि वो उसमें उम्मीदें नजर आती हैं ग्रामीण भारत के लिए कुछ किया गया है? क्योंकि खेती किसानी से अभी भी छोटे छोटे जो लोग हैं वो अभी भी गांव में बसे हुए हैं, वो छोटे छोटे खेती किसानी करके अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वही उनकी रोजी रोटी है, वही उन्हीं से उनका घर चल रहा होता है, उसी से उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके पास और कोई दूसरा आय का स्रोत है नहीं। तो ग्रामीण भारत की स्थिति क्या नजर आती है इसके बाद? इसमें कुछ एलोकेशंस आपको नजर आते हैं? सोचा गया है? देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था 2 भाग में बट गई है, एक अर्बन और एक रूरल। तो रूरल के लिए अगर मैं बात करूं तो इस बजट में मुझे जो अर्बन दिखाई दिया वो मेट्रो की चिंता है, एयरपोर्ट स्कीम की चिंता है, NHI की चिंता है, लेकिन गांव में प्रधानमंत्री योजना से कितनी सड़क बनी ये डाटा तो नहीं आपने बताया। आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और उस हाईवे को छोड़कर आप गांव की सड़क पर उतर जाइए, वही सफर आप जो है 40 मिनट में 5 किलोमीटर का तय करते हैं। तो ये जो 2 भारत, एक इंडिया और एक भारत, जो इसके बीच का जो गैप बढ़ता जा रहा है, जब तक उस पर कोई सरकार काम नहीं करेगी, देखिए ये सोसोबाजी है, ये दिखाया जा रहा है, ये डिस्पैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि एक दिन बहुत बड़ा विद्रोह इस देश में होगा। मैं टेलीविजन के सामने कह सकता हूँ कि आय में असमानता बहुत दिन तक हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। गांव में अपनी इच्छाओं को मार के आज एक अगर सर्जरी करानी पड़ जाए तो खेत बेचना पड़ता है, एक शादी लड़की की करनी पड़ जाए तो खेत बेचना पड़ता है। ये स्थिति आज भी देश में है। आप निराश बजट से नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो हम रोटी कपड़ा मकान की भी बात करते हैं, और मकान की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है रवि जी, क्योंकि सर्कल रेट्स की बात कर लीजिए या फिर प्रति वर्ग फुट जो रेट्स हैं वो इस कदर भाग रहे हैं। मैं 10 मेट्रो सिटीज की बात कर लूं, अहमदाबाद में 10% बढ़ा, बेंगलुरु में 12%, चेन्नई में 16%, और ये जब मैं सिर्फ इतना फीसदी कहती हूं तो ये मतलब हजार रुपए इस तरीके से वर्ग फुट पर पैसा बढ़ जाता है। तो वो जो आम आदमी का सपना अपना एक घर हो अपना, वो पूरा होता हुआ इस बचत से क्या दिखता है कि हो सकता है?
देखिए हम अहमदाबाद और बेंगलोर की बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली की बात करेंगे। इस बजट में आपने पूछा था कि बजट कैसा है, तो पिछले बजट की कंपैरिजन में बजट अच्छा है, हमने ये बोला। लेकिन एक आम आदमी गुरुग्राम ऐसे शहर में अगर सोचे कि मैं अच्छे सोसाइटी में एक फ्लैट ले लूं, तो 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के फ्लैट हैं, तो वो तो संभव नहीं। इसका मतलब हम मानते हैं, देखिए हमने एक और लाइन बोला कि हमने एक नंबर इसलिए काटा कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, जो इस बजट में अभी तक कहीं हमें क्लियरिटी नहीं मिली है। 70-75 लाख रोजगार की कुछ बात की गई है, वो किस तरीके से सृजन होगा, क्या बताया गया बहुत है? अच्छी बात है। देखिए एक आपने एक और लाइन जोड़ा था इसमें चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा के बारे में सीधी बात करूं, इन्होंने कहा कि हम मेडिकल सीट्स बढ़ाएंगे। भारत में हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, लेकिन उस हॉस्पिटल्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? कारण यह है कि अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में है ही नहीं। डॉक्टर्स की किल्लत हमेशा, क्योंकि देखिए अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि अगर यहाँ पे एक परिवार बीमार पड़ता है ना, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर की जरूरत है। तो इस बजट में इन्होंने कहा कि हम नंबर ऑफ, मैं तो ये सिंप्लीफाइड तरीके से आपसे ये जानना चाहती हूँ रवि जी, मुकेश जी, कि ये जो बजट है 12% आयकर पर छूट, पहले तो मुझे ये जो हम, क्योंकि हर एक का सपना होता है एक अपना घर, तो वो घर क्या इस बचत के साथ संभव है, जब लगभग 49% जो है सर्कल रेट्स, ये पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरी तिमाही में 49% के आसपास बढ़ा हुआ है, रेट भागा हुआ है। तो उस हिसाब से ये जो जंप दिया गया है, उसमें उम्मीदें जो हैं, सपने जो हैं, वो पूरे हो सकते हैं? 12 लाख के जो आय पे है, अगर हम उससे एक इकोनॉमी को नापते हैं तो संभव नहीं है, बहुत बड़ा गैप है सोचने में और करने में। बाकी मुकेश जी बताएंगे इस पे। देखिए मेट्रो सिटीज के अंदर में हमें पता है कि आज हमारी लिविंग कॉस्ट किस तरीके से बढ़ चुकी है। जैसा कि अभी रवि आर कुमार जी ने भी बताया है कि गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में घर लेना अब लोगों के बजट से बाहर जा चुका है। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सेक्टर है, उसको वहाँ पे जो होम लोन की जो प्रक्रिया है या होम लोन की जो एप्लीकेशन है, ये 12 लाख तक की लिमिट होने की वजह से, जीरो टैक्सेशन की वजह से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन बस हम मानते हैं कि क्योंकि हम जितने भी टियर 1 सिटीज़ हैं, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे आज एक घर लेना बहुत महंगा हो चुका है। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट आ रहा है, और अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपए के लिए कोई होम लोन के लिए ट्राई करेगा तो उसकी इनकम ऑब्वियसली 12 लाख से ऊपर ही रहने वाली है। तो उसके जो टैक्स स्लैब है वो ऑब्वियसली उस तरीके से वो पे कर रहे होंगे, तभी उनको वो उस तरीके का होम लोन कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी उनको दे पाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से अभी जब सामने आ जाएगा पेपर्स, आई होप आप लोग और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आम आदमी की जेब में वाकई इस हाथ से निकाल रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार की जेब में वो दूसरे हाथ से डालने को मजबूर भी हो रहा है? क्या ये स्मार्ट वर्क सरकार ने किया है इस बजट में? लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, और अभी रवि जी कह भी रहे थे कि पिछले अगर 10 वर्षों का कार्यकाल देखें तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बेहतर, 5-6 वर्षों में तो सबसे बेहतर बजट आप इसे कह सकते हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 8वीं बार बजट पेश करते वक्त देश को दिया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जिस पर जारी रहेगी, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।